हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस हब में। हम सॉल्व कर रहे हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा और साथ ही आरओ के लिए जीएस टेस्ट सीरीज। तो यहाँ पे आज ये हमारा चौथा टेस्ट है। इसमें हम ज्योग्राफी के प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके लिए एक ये बेनिफिट है कि यदि आप बीपीएससी मेंस में अपना ज्योग्राफी रख रहे हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो आप इस सीरीज को ज़रूर सॉल्व करिए, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना है कि आज जो है, आज नहीं कल शाम को यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का जो है रिजल्ट आ गया। उसमें 15,000 समथिंग बच्चों को प्रीलिम्स क्वालिफाई कराया गया है 900 प्लस सीटों के लिए। तो जिनका हुआ है उनको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, जिनका नहीं हुआ है उनको हौसला रखने की ज़रूरत है। हिम्मत रखिए और अच्छे से तैयारी करिए। जो कमियां रह गई इस बार, उसको अगली बार यानी कि जो 12 अक्टूबर को पेपर होने वाला है उसके लिए तैयार हो जाइए और अच्छे से तैयारी करिए। और साथ ही आरओ जो कि एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, उसको मिस मत करिए, उसको अच्छे से तैयार करिए। तो इसी श्रृंखला में हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, टेलीग्राम चैनल पे ग्रुप में आरओ के लिए घटना चक्र पूर्वावलोकन यानी कि जीएस का घटना चक्र पूर्वावलोकन चला रहे हैं। हिंदी का भी चल रहा है और जीएस का भी चल रहा है। तो यदि आप सब ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम वहाँ पे आपको लिंक दे देंगे। तो आप उस क्विज की जो इन्फॉर्मेशन ग्रुप है वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए और बहुत ही मिनिमम अमाउंट में आप अपना जो है प्रीवियस ईयर अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए, ये इम्पॉर्टेंट कुछ बातें थी जिनको हमने डिस्कस किया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब सॉल्व करते हैं अपना ये सीरीज स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। साथ ही वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलिएगा। तो ये सीरीज हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जहाँ जहाँ हमें मैप की ज़रूरत पड़ेगी तो हम मैप भी देखते हुए चलेंगे ताकि क्वेश्चन जो है वो हमें अच्छे से याद रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2 यहाँ पे दिया हुआ है। सूची 1 नंदा देवी सिक्किम दिया हुआ है, कंचनजंगा उत्तराखंड, मकालू नेपाल। तो यहाँ पे कौन सा इसमें सही सुमेलित है, इनका सुमेलन क्या होता होगा सही। तो नंदा देवी जो है यह कहाँ पे स्थित है, तो नंदा देवी जो है यह उत्तराखंड में स्थित है। तो यहाँ पे ए का हो जाएगा दूसरा। कंचनजंगा, तो कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। और मकालू, तो मकालू जो है यह नेपाल में स्थित है। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा 2-1-3। 2-1-3 जो है ये ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पंजाब के मैदान का निर्माण किन नदियों के द्वारा होता है। तो पंजाब के मैदान का जो निर्माण है ये होता है सिंधु, झेलम, चिनाब, राबी, ब्यास और सतलज के द्वारा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। तो उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में बांटा गया है, पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, राबी, ब्यास तथा सतलज के द्वारा पंजाब के मैदान का निर्माण होता है तथा ये सभी नदियाँ हिमालय पर्वत श्रृंखला से निकलती हैं। मैदान के इस भाग में दोआबों की संख्या बहुत अधिक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है। दूसरा है कि दिल्ली और हरियाणा राज्य सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक है। तीसरा कथन है कि ब्रह्मपुत्र का मैदान गंगा के मैदान के पश्चिम में स्थित है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह क्या होगा, यानी कि कौन कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो पहला एवं दूसरा कथन तो बिल्कुल सही है, पहला एवं दूसरा कथन यहाँ पे सही है और तीसरा कथन यहाँ पे सही नहीं है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा 1 एवं 2। ऑप्शन बी में है तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। अब देखते हैं कि यहाँ पे तीसरा कथन जो दिया हुआ है कि ब्रह्मपुत्र का मैदान गंगा के मैदान के पश्चिम में स्थित है, तो गलत है। ब्रह्मपुत्र का मैदान जो है यह गंगा के मैदान के पश्चिम में ना होकर के पूर्व में स्थित है। तो यहाँ पे तीसरा कथन गलत हो जाए। जो इसका सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। अब आइए इसको थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका ये रहा, देखिए इंडो गंगेटिक प्लेन, ये जो है ये गंगा का मैदान है और ये जो है इधर जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी है जो कि यहाँ प्रवेश कर रही है और धीरे यहाँ से होते हुए बांग्लादेश होते हुए ये गंगा में मिल, जिसका नाम बांग्लादेश में पद्मा रहता है। तो यहाँ इन दोनों के मिलने से
ये मेघना हो जाती है और फिर जाके यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र का मैदान ये रहा आपका गंगा का मैदान और ये रहा ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो गंगा के सापेक्ष जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है ये किस दिशा में स्थित है, तो पूर्व दिशा में, ये पूर्व दिशा में स्थित है और ये पश्चिम हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो तीसरा कथन है इसलिए गलत हो जाएगा, सिर्फ पहला एवं दूसरा सही है। तो यहाँ पे हाँ तीसरा कथन गलत हो जाएगा, पहला एवं दूसरा सही है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे एक विशेषता दी हुई है, विशेषता पहले देखते हैं। तो 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई की पतली पट्टी जो शिवालिक गिरिपाद के समानांतर फैली हुई है, इसके परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत श्रेणियों से बाहर निकलती नदियाँ यहाँ पर भारी जलभार जैसे बड़े सैल और गोलाश्म जमा कर देती हैं। सभी सरिताएं इस पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं। उपयुक्त विवरण किसके संबंध में है। अब नीचे यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। अब तराई, खादर, बांगर या फिर भाबर। तो ये जो ऊपर विशेषता दी गई है किसके बारे में है, तो ये विशेषता जो दी गई है ये है भाबर के बारे में। ऑप्शन डी में है भाबर, तो भाबर यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका सीक्वेंस क्या होगा, तो सबसे पहले आएगा भाबर, भाबर हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका तराई, तराई क्षेत्र होगा, फिर आपका हो जाएगा बांगर और सबसे लास्ट में आएगा खादर, जो कि नवीन जलोढ़ मृदा होती है, एकदम से उपजाऊ मृदा होती है, जो नदियों के द्वारा बहा के लाया जाता है और हर वर्ष जहाँ पे बाढ़ आते रहते हैं वहाँ खादर मिट्टी का जमाव होता है। तो यहाँ पे सबसे अगर देखा जाए तो सबसे पुरानी मिट्टी तो यहाँ पे भाबर हो जाएगा और सबसे नवीनतम क्या हो जाएगा, तो खादर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो विशेषता दी गई है ये भाबर की दी हुई है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। एक तो ये हो गया और दूसरा हो गया कि आप अब यहाँ पे देखिए ये रहा आपका हिमालय, हिमालय की कई सारी श्रेणियाँ हैं यहाँ पे। यहाँ आपको काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, बृहद हिमालय, उसके बाद लघु हिमालय की पीर पंजाल, धौलाधर और फिर लास्ट में यहाँ पे शिवालिक मिलेगी। तो शिवालिक के जस्ट बाद यहाँ पे शिवालिक के जस्ट बाद जो ये वाला क्षेत्र है यहाँ पे भाबर जो है पाया जाता है, जहाँ पे नदियाँ जो है अपने साथ जो बड़े बड़े चट्टान और टुकड़े होते हैं उसके वो सब यहाँ पे जमा करती हैं और अपने आप ही ये विलुप्त हो जाती हैं, नदियाँ इस क्षेत्र में विलुप्त हो जाती हैं और फिर जब यहाँ से ये निकलती हैं तो तराई क्षेत्र में आती हैं और तराई क्षेत्र में जो है स्वयं पे यानी कि दलदली एरिया रहता है। तो यहाँ पे इसका जो विशेषता जो दी गई है ये है ऑप्शन डी भाबर की विशेषता। तो इसको हमने मैप में भी देखा और ऐसे भी डिस्कस किया, तो यहाँ पे याद रखिएगा ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तरी मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। उत्तरी मैदान का सबसे अधिक भाग पुरानी जलोढ़ मृदा से बना है। दूसरा है कि उत्तरी मैदान के बांगर क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं। और तीसरा कथन है कि उत्तरी मैदान के बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेप को खादर कहा जाता है। अभी हमने ऊपर खादर के बारे में पढ़ा, तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि तीनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही दिए हुए हैं। उत्तरी मैदान के बाढ़ वाले मैदान में नए तथा युवा निक्षेप को खादर कहा जाता है, ये अभी हमने ऊपर ही डिस्कस किया खादर के बारे में। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि तीनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही हैं। तो उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग जो है यह पुरानी जलोढ़ मृदा से बना है। ये नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं। इन भाग को बांगर के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार जो है निक्षेप पाए जाते हैं, जिससे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। बाढ़ वाले मैदान के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। इसका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, इसलिए ये उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए आदर्श माने जाते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इस पठारी भाग में सकरी तथा गहरी घाटियां पाई जाती हैं। दूसरा है कि यहाँ की पहाड़ियाँ गोलाकार हैं। तीसरा कथन है कि यह पर भारत के प्राचीनतम और स्थिर भूभागों में से एक है। अब उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है, यहाँ पे कौन सा कथन असत्य दिया हुआ है, तो पहला कथन यहाँ पे जो है यही कथन यहाँ पे असत्य हो जाएगा। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में जो यहाँ पे दिया हुआ है कि इस पठारी भाग में सकरी तथा गहरी घाटियाँ पाई जाती हैं, तो ये असत्य है, क्योंकि पठार है तो यहाँ पे सकरी और गहरी घाटियाँ कैसे मिलेंगी, क्योंकि पठार की ऊंचाई ही उतना नहीं होती है। तो यहाँ पे पहला कथन तो गलत है, बाकी दूसरा एवं तीसरा कथन इसके बारे में सही है, लेकिन यहाँ पे असत्य कथन पूछा गया है, इसको याद रखिएगा, असत्य कथन पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा
केवल एक। ऑप्शन ए में है तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार एक तिकोने आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना था। यही कारण है कि यह भारत के प्राचीनतम और स्थिर भूभागों में से एक है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रायद्वीपीय पठार की सीमा निर्धारण से संबंधित नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? उत्तर पश्चिम दिल्ली कटक, पूर्व राजमहल पहाड़ियाँ, पश्चिम महादेव पहाड़ियाँ, दक्षिण कार्डमम। तो यहाँ पे प्रायद्वीपीय पठार की सीमा निर्धारण से संबंधित यहाँ पे पूछा गया है। तो उत्तर पश्चिम में यहाँ पे दिल्ली कटक दिया हुआ है। अब ये रहा आपका उत्तर, ये रहा आपका पूरब, और ये रहा दक्षिण, और ये हो गया आपका पश्चिम। तो यहाँ पे उत्तर पश्चिम यानी कि इस वाले एरिया में तो दिल्ली कटक यहाँ पे दे रहा है, और पूर्व में तो राजमहल पहाड़ियाँ, पश्चिम में महादेव श्रेणी, और दक्षिण में कार्डमम। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा है जो कि सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे जो पश्चिम में महादेव श्रेणी दिया हुआ है ये पश्चिम में नहीं है। किसके? तो प्रायद्वीपीय पठार के। ये उत्तर में स्थित है। महादेव पहाड़ियाँ जो है या जो है प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में स्थित हैं, ना कि जो है यहाँ पे क्या दिया हुआ है पश्चिम में। इसके पश्चिम में नहीं, इसके उत्तर में स्थित है। तो यहाँ पे उत्तर पश्चिम में दिल्ली कटक है, बिल्कुल सही है, और पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ हैं, और साथ ही दक्षिण में जो है कार्डमम हो जाएंगी। तो यहाँ पे पश्चिम में महादेव श्रेणी नहीं होगा, पश्चिम में जो आ जाएगी मांडव हिल आ जाएंगी जो कि गुजरात में स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही सुमेलित नहीं है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन सी प्राकृतिक स्थलाकृतियाँ प्रायद्वीपीय पठार में पाई जाती हैं? टॉर ब्लॉक पर्वत, पर्वत स्कंध, छत्रक चट्टानें, नग्न चट्टान संरचना। तो कौन कौन सी इनमें से जो प्राकृतिक स्थलाकृतियाँ हैं वो कहाँ पे? तो प्रायद्वीपीय पठार में पाई जाती हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि ये सारी जो आकृतियाँ हैं ये सभी जो है प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र में पाई जाएंगी। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रायद्वीपीय पठार के अनेक हिस्से भू उत्थान व निमज्जन, भ्रंश तथा विभ्रंश निर्माण प्रक्रिया के अनेक पुनरावर्ती दौर से गुजरे हैं। इसका प्रमाण है रिफ्ट घाटियाँ, टार ब्लॉक पर्वत। तो इसके जो है कौन कौन से तो इसके जो है ये विभिन्न क्रियाओं से गुजरी है, यानी कि भूत्थान, निमज्जन, भ्रंश तथा विभ्रंश निर्माण प्रक्रिया के जो अनेक पुनरावर्ती दौर से गुजरे हैं। तो इसका प्रमाण क्या क्या हो सकता है? तो यहाँ पे इसका जो प्रमाण होगा या रिफ्ट घाटियाँ हो जाएगा और ब्लॉक पर्वत हो जाएगा। जैसे आप देखते होंगे, आपने पढ़ा भी होगा, क्वेश्चन भी सॉल्व करा होगा कि नर्मदा नदी जो है यह भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो आप अगर देखें तो जो ये इंडियन प्लेट है इस वाले एरिया में यहाँ पे नर्मदा नदी बहती है। तो यहाँ पे ये प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्र है, और यहाँ पे रिफ्ट घाटी से होते हुए जो है नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है, जो कि यहाँ पे रिफ्ट घाटी से बहते हुए ये पथरीली क्षेत्र से बहती है और अपने साथ अवसाद नहीं ले जाती है। तो ये डेल्टा नहीं बनाती, नर्मदा नदी जो है यह डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुरी बनाती है, और ये अरब सागर में गिरती है। इसका मुहाना अरब सागर में है। तो यहाँ पे रिफ्ट घाटियाँ भी पाई जाएंगी और ब्लॉक पर्वत भी पाया जाएगा। रिफ्ट घाटियाँ क्यों? क्योंकि जब डाइवर्जन होता है तो कुछ इस तरीके की पर्वत श्रृंखला बनती हैं। तो यहाँ पे डाइवर्जन से दो प्लेटों का एक दूसरे के अपोजिट जो है बल लगता है। किसके कारण? तो मैग्मा के कारण। तो यहाँ पे ये जो एक उभरा हुआ स्थल है इसे क्या कहेंगे? तो इसे ये जो ये वाला भाग है उठा हुआ, इसे ब्लॉक पर्वत कहेंगे, ब्लॉक पर्वत। और जो ये धसा हुआ भाग है इसे क्या कहते हैं? तो इसे रिफ्ट घाटियाँ कहते हैं, रिफ्ट घाटी। तो ये रिफ्ट घाटी है। तो ये दोनों किसके प्रमाण हैं? तो ये निमज्जन, भ्रंश, विभ्रंश और पुनरावर्ती दौर से जो भी ये गुजरे हुए हैं ये प्रायद्वीपीय पठार के जो है
प्रमाण हैं। तो अब यहाँ पे 1 और 3 दोनों हो जाएगा कि रिफ्ट घाटी और ब्लैक पर्वत ये दोनों इनके प्रमाण हैं। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा या हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 एवं 3 दोनों, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, और यहाँ पे जो एक मिनट, एक ऑप्शन और दिया हुआ है टार। तो टार के बारे में जानिए कि टार धरातलीय सतह पर चट्टानों के अपरदन के फलस्वरूप बनने वाली स्थलाकृति है। तो टार जो है ये चट्टानों के जो है अपरदन से बनने वाली स्थलाकृति है, तो ये इसमें नहीं आएगा। तो यहाँ पे पहला एवं तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है या है। पहला है कि सामान्यतः प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती चली जाती है। दूसरा कथन है कि प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भाग में मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है। अब यहाँ पे कौन सा कथन सत्य है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा या हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे थोड़ी सी व्याख्या इसकी कर लेते हैं। तो सामान्य तौर पर प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई जो है यह पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जाती है, जिसका प्रमाण यहाँ की नदियों के बहाव की दिशा से मिलता है। यानी कि मैक्सिमम नदियां जो आप देखते होंगे तो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। नर्मदा जैसी जो नदियां हैं जो कि रिफ्ट घाटी से बहती हैं, या फिर जो बहुत ही पश्चिमी घाट की जो बहुत ही कम दूरी की नदियां हैं वो जाके अरब सागर में गिरती हैं। बाकी मैक्सिमम नदी जो हैं मेजर नदी वो सब आके बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि प्रायद्वीपीय पठार का पश्चिमी भाग पूर्वी भाग की अपेक्षा अधिक ऊँचा है, और मतलब पूर्वी भाग पश्चिमी भाग की अपेक्षा नीचा है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा या हो जाएगा दोनों यहाँ पे सही हैं। तो इस पठार के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भाग में मुख्य रूप से काली मृदा पाई जाती है, जैसे कि आपका महाराष्ट्र वाला एरिया हो गया, कुछ गुजरात का भाग और कर्नाटक, इस वाले क्षेत्र में आपको काली मृदा देखने को मिलती है। तो दोनों कथन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित दक्कन ट्रैप है नग्न चट्टानों वाली स्थलाकृति, काली मृदा से युक्त पठारी क्षेत्र, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों में पाई जाने वाली मृदा, यहाँ पाई जाने वाली चौड़ी तथा छिछली घाटियाँ। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा कि प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित दक्कन ट्रैप। तो प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित दक्कन ट्रैप जो है या काली मृदा से युक्त पठारी क्षेत्र है। तो यह ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं कि ये क्षेत्र जो है कहाँ पे स्थित है मैप में। तो ये जो दक्कन ट्रैप वाला इस एरिया की यहाँ पे बात हो रही है, इस वाले जहाँ पे काली मृदा पाई जाती है। और अभी हमने जो ऊपर एक प्रश्न सॉल्व किया कि ये वाला क्षेत्र ये पश्चिमी घाट है और ये है आपका पूर्वी घाट। तो पश्चिमी घाट जो है ऊंचा है किसकी अपेक्षा, पूर्वी घाट की अपेक्षा। तो आप लोग यहाँ पे देखते होंगे कि मैक्सिमम जो नदियाँ आती हैं, सुवर्णरेखा हो गई, गंगा, साथ ही गंगा हो गई, सुवर्णरेखा हो गई, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये सारी नदियाँ जो हैं ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और ये जो है ये बंगाल की खाड़ी, ये रहा अरब सागर। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा या हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, यानी कि काली मृदा से युक्त पठारी क्षेत्र है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पश्चिमी घाट को स्थानीय तौर पर अनेक नाम दिए गए हैं। पश्चिमी घाट के स्थानीय नाम के संदर्भ में कौन से सुमेलित है या है। महाराष्ट्र सह्याद्री, कर्नाटक अन्नमलाई, केरल कार्डमम या इलायची, तमिलनाडु नीलगिरी। तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा या हो जाएगा यहाँ पे महाराष्ट्र सह्याद्री, बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र में सह्याद्री कहा जाता है पश्चिमी घाट को। और कर्नाटक तो अन्नमलाई नहीं कहा जाता कर्नाटक में। केरल में अन्नमलाई कहा जाता है, केरल में अन्नमलाई कहा जाता है किसको, पश्चिमी घाट को। और केरल तो कार्डमम बिल्कुल सही है, केरल में कार्डमम भी कहा जाता है। तमिलनाडु नीलगिरी जो है ये भी यहाँ पे सही सुमेलित है। तो जो दूसरा पॉइंट है यही यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, बाकी पहला, तीसरा एवं चौथा यहाँ पे सही सुमेलित है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। थालघाट महाराष्ट्र, पालघाट गोवा, भोरघाट केरल, दीफू अरुणाचल प्रदेश। तो कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा या हो जाएगा आपका ऑप्शन पालघाट जो यहाँ पे गोवा दिया हुआ है और भोरघाट जो यहाँ पे केरल दिया हुआ है, ये दोनों यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। बाकी थालघाट महाराष्ट्र में स्थित है और थालघाट जो है यह पश्चिमी घाट का एक प्रमुख दर्रा है जो कि महाराष्ट्र में अवस्थित है। पश्चिमी घाट के सह्याद्री श्रेणी में अवस्थित यह पर्वतीय दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ता है। तो थालघाट जो है यह मुंबई को नासिक से जोड़ता है और यहाँ पे यह बिल्कुल सही दिया हुआ है।
पाल घाट के बारे में जो गोवा दिया हुआ है ये गलत है। तो पाल घाट जो है यह पश्चिमी घाट में अवस्थित दर्रा दक्षिण भारत के केरल राज्य में स्थित है, यानी कि पाल घाट केरल राज्य में स्थित है। नीलगिरी पहाड़ियों व अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित यह दर्रा केरल तथा तमिलनाडु राज्य के बीच यातायात के लिए प्रमुख दर्रा की भूमिका निभाता है। और भोर घाट, तो भोर घाट जो है यह महाराष्ट्र राज्य में पश्चिमी घाट श्रेणियों में स्थित एक बेहद खूबसूरत दर्रा है। यह दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ता है। दिफू दर्रा, तो दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। यह भारत व म्यांमार के बीच अवस्थित दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पे पहला एवं चौथा सही सुमेलित है, दूसरा एवं तीसरा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे क्योंकि पूछा गया है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा 2 और 3। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तो यहाँ पे आप मैप में देखना चाहें तो दिफू दर्रा आपका कुछ इस रीजन में पाया जाता है, जो कि अरुणाचल प्रदेश को किससे जोड़ता है, तो म्यांमार से जोड़ता है। भारत को म्यांमार से जोड़ने वाला दिफू दर्रा हो जाएगा। और साथ ही जो थाल घाट है ये यहाँ पे महाराष्ट्र के क्षेत्र में पाया जाता है। भोर घाट भी यहीं पे है, जो कि मुंबई और पुणे को जोड़ता है। और यहाँ पे पाल घाट जो है वह इस रीजन में पाया जाता है, जहाँ पे नीलगिरी और अन्नामलाई और कार्डमम। तो नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में कौन सा दर्रा पाया जाता है, तो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में पालघाट दर्रा है, जो कि केरल तथा तमिलनाडु राज्यों के बीच जो है यातायात के लिए प्रमुख मार्ग की भूमिका निभाता है। तो यहाँ पे ये चारों दर्रे रहे जिनको हमने मैप में देखा। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट के अंतर्गत शामिल हैं, अन्नामलाई, नीलगिरी, नल्लामाला या फिर कार्डमम। तो कौन कौन सी यहाँ पे पश्चिमी घाट के अंतर्गत शामिल हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सॉरी एक पहाड़ी और है जवादी। तो यहाँ पे कौन कौन सी शामिल है, तो अन्नामलाई शामिल है, नीलगिरी शामिल है और साथ ही कार्डमम, ये 3 शामिल हैं। नल्लामाला और जवादी पश्चिमी घाट में शामिल नहीं ना होकर के कहाँ पे शामिल है, तो ये पूर्वी घाट में शामिल है। तो यहाँ पे तीसरा और पांचवा हट जाएगा, पहला दूसरा एवं चौथा इसका सही आंसर हो जाएगा। पहला दूसरा एवं चौथा ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो दक्कन का पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित हैं। पश्चिमी घाट की प्रमुख पहाड़ियां जो हैं सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम है, जबकि पूर्वी घाट की जो मुख्य श्रेणियां हैं जवादी पहाड़ियां, पालकोंडा श्रेणी, नल्लामाला पहाड़ियां और महेंद्रगिरी पहाड़ियां हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। बिल्कुल सही है, अभी हमने ऊपर देखा। पश्चिमी घाट का विस्तार सतत है, जबकि पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है। तो यहाँ पे ये भी कथन बिल्कुल सही है। और उडग मंडलम, जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है, अन्नामाला पर्वतमाला में स्थित एक महत्वपूर्ण हिल स्टेशन है, जो कि गलत है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर जिंथगाड़ा है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही नहीं है, असत्य है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उडग मंडलम या ऊटी जो है यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है और यह एक पर्वतीय शहर है जो कि नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि अन्नामलाई पर्वतमाला में स्थित एक महत्वपूर्ण हिल स्टेशन है। तो यहाँ पे अन्नामलाई में ना होकर के ये नीलगिरी में स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है असत्य हो जाएगा। बाकी पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर जिंथगाड़ा दिया हुआ है, ये भी यहाँ पे सही है। कहीं कहीं महेंद्रगिरी भी मिल जाएगा, लेकिन कहीं कहीं जिंथगाड़ा भी मिलता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। तो ये रहे 15 प्रश्न जिनको हमने सॉल्व किया। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एवं शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पर अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।